मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के बहुत बड़े अपडेट के साथ। आज सुबह, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आप तस्वीरों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ट्रंप अब ईरान इजराइल वॉर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, कि अमेरिका के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। और अमेरिका ने यह कहते हुए टारगेट किया कि अब यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। उन्होंने जिस तरह के बम यूज किए, जिन्हें क्लस्टर बम कहा गया, जिसके माध्यम से ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों के भीतर जाकर बम ने नुकसान पहुंचाया। सुबह जब यह घटना हुई तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग निकाला गया कि संभव है कि आने वाले समय में अब अमेरिका को ईरान टारगेट करेगा और जितने भी दुनिया में अमेरिकन्स हैं उन्हें संभवतया ईरान के द्वारा प्रॉक्सी हमलों के लिए चेज किया जाएगा। इस वजह से आज दिन भर गहमा गहमी रही कि ईरान ने बदले में क्या किया। ईरान क्या बदला लेने के लिए कुछ करेगा या फिर केवल हमला सहकर बैठ जाएगा। इसी में अपडेट जानकारी यह निकल कर आई कि जैसे ही इन पर हमला हुआ, इन्होंने अपने नजदीकी टारगेट इजराइल को बनाया और इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। तो इजरायली मिसाइलों से ईरान की मिसाइलों से इजराइल का क्या नुकसान हुआ, आज के सेशन में बताएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ट्रंप अब ईरान इजराइल वॉर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये वो ट्रंप हैं जो पिछले कई सालों से ये कहते आ रहे थे कि ये हम युद्ध में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह की उकसावे की कार्रवाई शुरुआत में हर तरफ से हुई, फिर वर्ल्ड मीडिया ही ट्रंप के पीछे पड़ गई। मैंने सुबह वाले सेशन में आपको बताया था। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला लिया और अल्टीमेटली इस फैसले से प्रभावित होते हुए ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने पहुंच गए, जहां पर फोर्दो, नातांज और इस्फहान नामक स्थानों को इन्होंने टारगेट किया। आज मॉर्निंग के सुबह वाले सेशन में मैंने मॉर्निंग वाले सुबह शुरुआती सेशन में आपको यह जानकारी दे दी थी कि कौन से ठिकानों को टारगेट किया गया है। न्यूज चलने लगी ईरान की मीडिया के अंदर, अब हर अमेरिकी हमारा टारगेट है। तो बदले के इंतजार में आज दिन भर रहा गया कि देखते हैं अब क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। फिर साथ में खबर जुड़ती गई और जुड़कर आया कि ईरान ने इजराइल पर 30 से अधिक मिसाइलें दागी, जो कि हेडलाइंस बनी। इन्हीं हेडलाइंस पर आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सवाल है, बाकी देश, रशिया, चाइना जैसे देश क्या बोले। खुल करके चाइना इसके विरोध में उतरा। उसने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं यूएस के द्वारा किए गए इस अटैक को, और इसी के लिए ये लोग अब यूएन का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से रूस भी निकल कर आया, उसने भी स्ट्रांगली कंडेम किया कि इस पर हमला नहीं होना चाहिए था। आप और हम क्या कर रहे थे, बातचीत कर लो भाई, झगड़ना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण से खबर बनती है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। यह ताजा अपडेट है कि भैया आप विरोध कर रहे हो तो हमारा पक्ष भी सुन लो और हमारे लिए भी बात कर ही देना। फिलहाल के लिए हम चर्चा करेंगे कि क्या रूस के आने के बाद से स्थितियां बदल जाएंगी, तमाम बातें हैं। तो साथियों, सबसे पहला सवाल तो यही बनकर आया कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, पॉसिबल कैसे हुआ। ये पॉसिबल कैसे हुआ से मतलब, कहां से फाइटर जेट्स उड़े थे, कहां जाकर के हमला किया। हमको लोकेशन तो बताई जा रही है कि यहां पर हमला हुआ, लेकिन हमला करने के लिए फाइटर जेट्स ने क्या इजराइल से उड़ान भरी थी, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, या फिर पर्शियन गल्फ में हो, अरेबियन सी में हो, यहां से उड़कर हमला करने गए थे, या फिर पाकिस्तान में से हमला करने गए थे। हुआ क्या था, हुआ यह था कि आज अमेरिका के फाइटर जेट्स सुबह अल सुबह उड़े थे अमेरिका से ही, और अमेरिका से उड़ते हुए अब आप देखने वाली बात यह है, कहा जा रहा है कि लगभग 37 घंटे का पूरा की पूरा ट्रैवल प्लान था इन लोगों का। खैर जो भी है, लेकिन चर्चा आप दूरी से नाप सकते हैं। मध्य में अमेरिका के अंदर से ये उड़ते हैं, यहां से उड़कर के इस अटलांटिक सी को क्रॉस करते हैं। पूरा पूरा अटलांटिक सी क्रॉस होता है। अटलांटिक सी के क्रॉस होने के बाद में जिब्राल्टर स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं। समुद्र ही समुद्र के ऊपर ये वाले फाइटर जेट्स चलते जा रहे हैं। और फिर यहां पर, क्योंकि देखिए ये दूरियां काफी ज्यादा दूरियां कंसीडर की जाती हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में जनरल जो फ्लाइट्स होती हैं उनको कम से कम 15 से 20 घंटे का समय लगता है। ऐसे में आपका फाइटर जेट उड़ रहा है, हमला कर रहा है, और फिर लौट के भी वापस आना है। तो ये 37 घंटे के आसपास का मीडिया में न्यूज चल रहा है कि इतने घंटे का ट्रैवल टाइम था। एनीवे, यहां से फाइटर जेट्स उड़ते हैं। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां से ये बॉम्बर जो हैं ये उड़ते हैं।
ये बॉम्बर उड़ करके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए जिब्राल्टर स्टेट को, और ये जो मैं साझा कर रहा हूं ये यूएस का ही मतलब यूएस के अंदर ही शेयर किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा शेयर किया गया डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। इसमें नॉर्थ अटलांटिक सी के बाद में जिब्राल्टर स्टेट, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर इजराइल के ऊपर से होते हुए जॉर्डन को क्रॉस करते हुए इराक के ऊपर से जाकर ईरान पर गोले गिराए। इस पूरे रास्ते में इन्होंने सेफेस्ट रूट फॉलो किया, किसी भी देश के ऊपर से नहीं उड़े। लेकिन किसी को यह डाउट ना हो जाए कि इस तरफ फाइटर जेट्स उड़कर जा रहे हैं, इससे बचने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशन की दिशा में भी अपने बॉम्बर्स उड़ा दिए कि उस तरफ जाओ और जाकर के उस तरफ गोले गिराने जाना है। उधर ईरान नहीं पड़ता, उस तरफ से जाने के लिए आपको वाया चाइना होकर इंडिया के ऊपर से होते हुए ईरान जाना पड़ता। इन्होंने दूसरी तरफ से उड़ा करके लोगों को भ्रमित किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यह अपेक्षित नहीं था कि इतना लंबा रूट लिया जाएगा, इतना लंबा रूट लिया गया। दूसरा, ये जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे में पूरे रास्ते कुछ और ऐसे हवाई जहाज उड़ते रहे जो फ्यूल के सप्लायर थे, यानी कि इन फाइटर जेट्स में चलते चलते में ही फ्यूल भरा गया। इसमें बहुत बड़ी चीजें आपको जो देखने की हैं वो ये हैं कि चला इनको पायलट ही रहे थे। अगर 37 घंटे ये केवल हवा में रहे हैं तो आप पायलट का मानसिक स्तर देखिएगा, स्ट्रेंथ समझिएगा, वो क्या करने जा रहा है और 37 घंटे तक वो एक कुर्सी पर टिक के बैठा है। ये समझने वाली बात है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें हैं। एनीवे, रास्ते में पूरी तरह ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं ये फ्यूल को रिफ्यूल करने वाले फाइटर जेट्स के अंदर हवाई जहाज थे, और इस तरह से ये यहां पर पहुंचते हैं। फोर्दो, नतांज और इस्फहान में जाकर ये गोले गिरा देते हैं। ये पूरा की पूरा टाइमलाइन है, कितने बजे क्या शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि इस 18 घंटे, इसमें कई जगह 37 घंटे लिखा जा रहा है आने जाने के बारे में, कई जगह 18 घंटे लिखा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा जो मिशन था ये 18 घंटे के अंदर चला था। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर लगभग 125 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया था, और इस 125, देखो यहां पर आ रहा है कि 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री का अपडेट आया, उसमें उन्होंने बताया कि जो बॉम्बर है जिसके बॉम्ब गिराए जाने थे वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर थे। 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के फोर्डो, नतांज न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था। यह जानकारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जनरल डैन केन के द्वारा फिलहाल दी गई कि हमने 125 एयरक्राफ्ट लगाए थे इस पूरे हमले के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में सुबह जो जानकारी दी थी वो दोबारा बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, लेकिन इस हमले के अंदर कुछ इस तरह से चीजों को रखा गया था। कहा गया कि मिसौरी में इनका एक एयरबेस है, वहां से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, और इस तरह से उड़ान भरी कि इस उड़ान को भ्रमित तरीके से लाया जा सके। हमला करने के लिए ये सबसे पहले न्यूक्लियर साइट पर गए और वहां जाकर के इन्होंने बंकर बस्टर बम गिराए थे, और ये बंकर बस्टर बम्स जो हैं वो गहराई में जाकर के, मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी बताया था, जमीन के भीतर 60 मीटर तक ये ड्रिल करके अंदर घुस जाते हैं। जैसे अभी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि उन क्षेत्रों को तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, वो ऊपर फटने वाले बम नहीं थे, वो ड्रिल करके अंदर जाकर के 60 मीटर तक ड्रिल करके और जो फैसिलिटी है उसको नष्ट करने वाले थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो ये मिसौरी एयरबेस है, यहां से 9/11 के बाद B-2, ये जो बॉम्बर जो फेंकने वाले जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी ये सब अब तक की सबसे लंबी उड़ान मारी जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में 14 बंकर बस्टर बम चलाए गए, 2 दर्जन से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें चलाई गई, लगभग आधा घंटे तक अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान के वायु क्षेत्र में रहे। ईरान का डिफेंस पता ही नहीं लगा पाया। क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि इन बॉम्बर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, आप इन्हें रडार से पकड़ नहीं सकते। फिर भी आप रडार से नहीं पकड़ सकते, लेकिन देख ही लो कि ये उड़ रहा, आपके ही उड़ते हुए हवाई जहाज देख लें कि ये उड़ रहा। इसलिए ईरान को चकमा देने का प्रयास किया गया और इसे चकमा देते हुए इन पर हमला करने के लिए भेजा गया। ठीक है, इसके बारे में जो अमेरिका के चीफ ऑफ मतलब डिफेंस हैं डैन केन, उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पूरे टाइम भ्रम में रखा ताकि हम उन्हें मौका ना दें कि वो हमारे फाइटर जेट्स को निशाना बना पाएं। ट्रंप ने इस बारे में आते ही सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन जो लोग ये दर्शाना चाहते थे कि देखो ये सारी चीजें एज इट इज हैं, तो निश्चित ही वो एज इट इज दिख भी सकती हैं, क्योंकि इसकी गहराइयों में जाकर के
पहाड़ों की गहराइयों में जाकर के ये फैसिलिटी विकसित की थी। ट्रंप की कुछ तस्वीरें बाहर आई जिसमें वो वॉर रूम के अंदर चिंतन करते हुए अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणनीति बनाते समय कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, ये सभी सदस्य मौजूद हैं और इस सिचुएशन रूम के अंदर लंबी चर्चाएं चल रही हैं। बाकी ट्रंप तो अपनी मंत्रमुग्धता में बिजी हैं ही। ये हमला हो जाता है। इसके बाद ईरान क्या करता है? ईरान इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन करता है और इसके द्वारा खौरशाहर करके एक मिसाइल है वो चलाई जाती है। 30 से अधिक मिसाइलें चलाई जाती हैं जिसकी तस्वीरें, मतलब आधिकारिक तस्वीरें कही जा सकती हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर साझा हुई तस्वीरें हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा टारगेट, बेन गुरॉन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, इन सबको टारगेट किया गया। साथ ही साथ 23 लोग इसकी वजह से इंजर हुए। मतलब अब इजराइल के ऊपर ईरान के हमले होने शुरू हो गए थे। तस्वीरें आना शुरू हुई कि इन पर हमला उधर हुआ, बदले में इन्होंने इजराइल के ऊपर खूब सारे बॉम्ब दागे। ये तस्वीरें हैं इजराइल में हुए हमले के बाद हुए नुकसान की। मतलब यहां से एक बड़ा सवाल और निकल कर आया कि इजराइल क्या इन हमलों के लिए पहले से तैयार था कि रिटेलिएशन में उसके ऊपर आएंगी मिसाइलें और वो इस हद तक इजराइल का नुकसान पहुंचा पाएंगी जो आज के सीन में दिख रहा है? क्या इजराइल प्रिपेयर था? ये आने वाले समय में एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल के लिए जो स्थितियां हैं वो मैंने बताई कि इजराइल पर हमले हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें चलाई हैं। नुकसान आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। दुनिया के देश कर क्या रहे हैं? तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है। फिलहाल के लिए अमेरिका क्या करेगा ये तो खैर अमेरिका जानता है, लेकिन इन दोनों के बीच में गोलाबारी अभी भी जारी है। फिलहाल ईरान रशिया ने अपनी तरफ से तेहरान के अंदर जो हुआ घटनाक्रम है इसके ऊपर जिक्र करने का निर्णय लिया है। जैसे भी बाकी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। अपने प्यार को पहुंचाने के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आपके सामने आने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।